रेरा से बचने की जुगाड़ लगा रहे बिल्डर्स को नोएडा अथॉरिटी से बड़ा झटका लगा है। नोएडा अथॉरिटी ने दिल्ली एनसीआर के 9 बिल्डर्स को मांग उनकी खारिज कर दी है, जिसमें बिल्डर्स ने अपने 14 प्रोजेक्ट्स को रेरा से बाहर रखने की मांग की थी। बिल्डर्स ने तर्क दिया था कि उनके सभी 14 प्रोजेक्ट साल 2016 से पहले के हैं, इसलिए इन प्रोजेक्ट्स को रेरा से बाहर रखना चाहिए। लेकिन जब अथॉरिटी ने इन प्रोजेक्ट्स की जांच की तो पता चला कि सभी प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं, इसलिए अथॉरिटी ने बिल्डर्स की इस मांग को ठुकरा दिया। अथॉरिटी के इस फैसले से जिन बिल्डर्स को झटका लगा है उसमें सुपरटेक, अम्रपाली, एसोटेक और अंतरिक्ष जैसे बिल्डर्स शामिल हैं। जी मीडिया संवाददाता गौरव खोसला इस समय लाइन पर हैं इस पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो गौरव बताइए, नोएडा अथॉरिटी ने जिस तरह से ये जो एक्शन लिया है, इससे ये तमाम बिल्डर्स के लिए एक बड़ा सेटबैक है। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए जिस तरह से कई सवाल उठते रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के ऊपर कि प्रोटेस्ट होता है, बाहर प्रदर्शन करते हैं, बायर्स की प्रॉब्लम्स है, बिल्डर्स अपनी मनमानियां करते हैं, तो कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी पर हमेशा ये सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब जब योगी सरकार ने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया था कि 1.5 लाख होम बायर्स को उनके घर दिलाए जाए, चाहे वो किसी भी तरह दिलाया जाए, चाहे एक्शन लिया जाए, सख्त कार्रवाई का उन्होंने भरोसा दिया था, उसके बाद नोएडा अथॉरिटी की नींद जगी है। और ये जो डिसीजन लिया गया है ये उन बिल्डर्स की प्रॉब्लम को काफी बढ़ाने वाला है, क्योंकि रेरा के तहत 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है अपने प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर्ड कराने के लिए। लेकिन अब ये जो फैसला लिया गया है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, उन्होंने देखिए खुद जाके इंस्पेक्शन किया, वहां पे हर प्रोजेक्ट में इंस्पेक्शन की गई है कि किस किस प्रोजेक्ट का काम अधूरा है, किसी की जगह बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं लगी हुई, कहीं जगह पे फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स नहीं है, कहीं पे क्लब हाउस नहीं बना हुआ, मेंटेनेंस को लेकर इश्यूज है, पार्किंग को लेकर इश्यू है। तो अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि जब तक इन प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं होता तब तक इनको सीसी नहीं दिया जाएगा, और इनको रेरा के तहत जो इन्होंने कहा था कि 2016 के पहले के प्रोजेक्ट है उनको जमा किया जाए, उनकी जो अर्जी है उसको अप्रूव किया जाए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से इसको खारिज किया। यानी कहा जा सकता है ओवरऑल इस नोएडा अथॉरिटी के इस एक्शन से होम बायर्स को काफी राहत मिली है। लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी, अथॉरिटी आगे कैसे एक्शन लेगी, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ निकल के आती है कि जिस तरह से एक्शन लिया गया है उससे होम बायर्स को काफी राहत मिली है, क्योंकि वहां पर फायर और जो सेफ्टी का है वो एक बहुत बड़ा इशू है। क्लब हाउस के पैसे दिए जा चुके हैं, वो नहीं मिले। तो अब कहा जा सकता है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी, ये देखने वाला अगला। ये जो बिल्डर्स हैं, ये इनका जो तर्क जैसा बता रहे हैं, ये बता रहे थे 2016 से जिस तरह से पहले के है, अथॉरिटी ने देखा तो पाया अभी यहाँ कंप्लीशन भी पूरी नहीं है और तमाम मुद्दे थे जिस वजह से ये उन्होंने एक्शन लिया है। उनकी तरफ से, बिल्डर्स की तरफ से कुछ रिएक्शन आया है? वो आगे अब क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरह से? कई जगह बात हुई है तो अभी तक तो किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन अथॉरिटी ने उनको कुछ दिनों का भी और समय दिया है कि अभी आपके पास टाइम है 15 दिन का। अगर 31 जुलाई तक नहीं रजिस्टर्ड होता तो भी कार्रवाई की जाएगी, तो भी थोड़ा सा ग्रेस पीरियड मिल सकता है। लेकिन अभी तक किसी की तरफ से ऐसा रिएक्शन नहीं मिला है कि बिल्डर की तरफ से। अथॉरिटी ने उन्होंने एप्लीकेशन जरूर दी थी, लेकिन जो खारिज की गई है उसके बाद अभी तरह का किसी की तरफ से रिएक्शन नहीं मिला जी। तो ये जो 14 प्रोजेक्ट्स हैं उनके ग्राहकों के लिए निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर है। उधर 1 अगस्त से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सर्कल रेट नहीं बढ़ेंगे, इस तरह की भी खबर आ रही है। रियल एस्टेट में जिस तरह से काफी दबाव रहा है उसकी वजह से ये अब सर्कल रेट नहीं बढ़ेंगे। गौरव बता सकें, ये सर्कल रेट की जहां तक बात है उसमें भी अभी कोई बदलाव नहीं हो रहा है इस बेल्ट में? सौरभ, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 से 4 साल जो रियल एस्टेट से निकल रहे हैं, हर किसी को पता है मंदी है और बाजार के रेट जो है काफी नीचे आ चुके हैं। कई जगह सर्कल रेट जो है वो काफी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन अब जो जेवर एयरपोर्ट बनने की बात की जा रही थी, उसके बाद ये उम्मीद थी कि शायद कहीं ना कहीं रेट्स बढ़ सकते हैं, जो नोएडा और जो ग्रेटर नोएडा है वहां के रेट। लेकिन अब ये फैसला पूरी तरह से ले लिया गया है कि कहीं भी रेट्स नहीं बढ़ेंगे 1 अगस्त तक। लेकिन हाँ, आने वाले समय में अगर रियल एस्टेट मार्केट में एक्टिविटीज बढ़ती है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो या ग्रुप हाउसिंग को लेकर, अगर कहीं ना कहीं एक्टिविटीज बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है, बिल्डर्स को कहीं पे राहत मिलती है, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री का एक बहुत बड़ा बोझ है दिल्ली एनसीआर में, अगर वो कहीं पे कम होता है तो शायद कहीं ना कहीं सर्कल रेट्स को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो फैसला लिया गया है उससे नोएडा और जो ग्रेटर नोएडा है वहां पे काफी जो होम बायर्स है जिनकी रजिस्ट्रियां होनी बाकी है, उनको काफी हद तक एक राहत की खबर है। ओवरऑल सिनेरियो रियल एस्टेट में मंदी की वजह से ये फैसला लिया गया है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उधर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रोज वैली ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रोज वैली के 300 करोड़ रुपए के एसेट्स अटैच कर दिए हैं।
बता दें कि रोज वैली ग्रुप के चेयरमैन गौतम कुंडू बीते 2 साल से जेल में हैं। ईडी ने रोज वैली ग्रुप के पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में 6 होटल, त्रिपुरा में 17 एकड़ में बने अम्यूजमेंट पार्क और कोलकाता, भुवनेश्वर में कई प्रॉपर्टीज जब्त कर दी हैं। अटैच की गई प्रॉपर्टीज रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके चेयरमैन गौतम कुंडू की हैं। ईडी के मुताबिक जब्त प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू करीब 114 करोड़ रुपए की है और इसकी मार्केट वैल्यू 300 करोड़ रुपए के आसपास है। बता दें कि रोज वैली चिटफंड घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। इस सिलसिले में मार्च 2015 में कंपनी के चेयरमैन गौतम कुंडू को गिरफ्तार किया गया था। गौतम कुंडू अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले तक जीएसटी का विरोध कर रहे थे कपड़ा व्यापारी, अब तेजी से जीएसटी को अपना रहे हैं। आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ है, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। ये हैं अहमदाबाद के अंशुल सोमानी। कई दशकों से टेक्सटाइल कारोबार से जुड़े हैं। जीएसटी को लेकर इनके मन में काफी आशंकाएं थी और जीएसटी के विरोध में बाकी टेक्सटाइल कारोबारियों के साथ शामिल थे। लेकिन अब अंशुल खुश हैं। अब उनका कहना है कि जीएसटी का हवा बनाया गया था, जबकि ये काफी आसान है। गुजरात में टेक्सटाइल आंदोलन की अगुवाई कर रहे अहमदाबाद के न्यू क्लॉथ मार्केट के प्रमुख का कहना है कि हजारों लोगों ने जीएसटी नंबर ले लिया है और हर रोज सैकड़ों व्यापारी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। पहले हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी आंदोलन भी किया, लेकिन जब हमको इसके बारे में पता चला कि भाई ये चीज़ क्या है, तो इसको हम लोगों ने समझा कि ये बहुत इजी गोइंग है। इसको अभी मैंने आके यहाँ पे हेल्प डेस्क से जब समझा है ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक फील गुड है। इसको हम लोग अगर इस प्रणाली को हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो हमको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 3 या 4 महीने के अंदर हम लोग हमारा व्यापार भी ग्रो कर पाएंगे। तो वी आर सेटिस्फाइड विथ गवर्नमेंट का जो ये व्यापारियों के साथ जो अच्छा व्यवहार रहा है, तो उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं और आगे भी हमको इतना साथ सहकार मिले ऐसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। टेक्सटाइल मार्केट में व्यापारियों की सुविधा के लिए गुजरात टैक्स विभाग ने टेक्सटाइल मार्केट में हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। सूरत, अहमदाबाद, जयपुर और राजकोट में टेक्सटाइल मार्केट में व्यापारियों की सुविधा के लिए ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी पूरी टीम के साथ मौजूद रहते हैं। वहां व्यापारियों को जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में पूरी सहयोग दी जाती है। साथ ही जीएसटी से जुड़ी सभी समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया जाता है। इसका असर ये हुआ कि वैट के तहत 4,66,000 रजिस्टर्ड व्यापारियों में से 95% जीएसटी में शिफ्ट हो गए हैं। साथ ही करीब 1.5 लाख ऐसे व्यापारियों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्होंने पहले कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। हमारा जो जीएसटी का एक जो गोल था कि मैक्सिमम लोगों को जीएसटी के हमारे टैक्स के दायरे में लाया जाए, तो इसमें मुझे लगता है कि गुजरात का जब तक सवाल है तो गुजरात में हम सफल हुए हैं। हमने देखा हुआ है कि सूरत और अहमदाबाद दोनों में टेक्सटाइल सेक्टर के जितने भी टैक्स पेयर्स जो हम बोलते हैं, ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जॉब वर्कर हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पूरे देश में अब तक 17 लाख नए व्यापारी जीएसटी के दायरे में आ चुके हैं और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जीएसटी लागू होने से पहले पूरे देश में असमंजस की स्थिति थी। लोगों को यही लगता था कि अब छोटे व्यापारियों का क्या होगा, लेकिन अब व्यापारी खुशी खुशी इस सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं। इससे न केवल सरकार की आय में इजाफा होगा, लेकिन व्यापारियों का विश्वास भी बढ़ेगा। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। और टाटा मोटर्स की नई कार नेक्सन से पर्दा उठ गया है। कैसी है टाटा की नई कार, बता रहे हैं जी बिजनेस संवाददाता नंद कुमार नायर। न्यू नेक्सन, और यकीन मानिए हूबहू उस कंसेप्ट गाड़ी को उतारने की जो कोशिश है वो काबिले तारीफ है। गाड़ी बहुत स्पोर्टी लग रही है। फॉर्म में अगर हम बात करें तो इट्स स्ट्राइकिंग, इट्स अपीलिंग एंड इट्स लुकिंग गुड। नेक्सॉन को डिजाइन करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा गया कि मार्केट में मौजूद बाकी गाड़ियों से ये अलग और बेहतर दिखे। टाटा मोटर्स की नई डिजाइन लैंग्वेज कंपनी और कस्टमर्स दोनों के लिए पॉजिटिव नजर आ रही है। कूप लाइक रूफ लाइन, डुअल टोन रूफ और साथ में एरोडायनामिक बोल्ड लाइंस। अनडाउटेडली कार एक शो स्टॉपर है।
नेक्सन की असली टक्कर होगी ब्रेजा और इको स्पोर्ट के साथ। ब्रेजा के बॉक्सी डिजाइन से गाड़ी बेहद अलग है, लेकिन एक एसयूवी के हिसाब से नेक्सॉन जरा सॉफ्ट लगती है। ओवरऑल जो पहली नजर में मुझे दिख रहा है, दिस सीम्स टू बी वेरी गुड। अच्छा सीटिंग पोजीशन है जो कि आपको इस गाड़ी में मिल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। सीट नाइसली बोल्स्टर्ड है। क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एयर कॉन वेंट्स, वॉइस कमांड्स, 8 स्पीकर हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम, सभी कुछ आपको मिलेगा, हाँ, लेकिन नेक्सन के टॉप एंड मॉडल में। इसके अलावा लॉन्च के वक्त एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं। डैशबोर्ड सिंपल है और टाटा मोटर्स की पिछली 3 गाड़ियों में से बहुत कुछ लिया गया है। ट्रांसमिशन के पास इजीली एक्सेसिबल स्टोरेज स्पेस दिया गया है, वो भी स्लाइडिंग डोर के साथ। परेशानी यह है कि ये जरा उल्टा खुलता है। इस गाड़ी में अम्ब्रेला के लिए भी स्पेस बनाया गया है, लेकिन इसकी वजह से बॉटल होल्डर की पोजीशन जरा बदल जाती है। तो कुल मिलाकर किसी भी गाड़ी के लिए एक्स फैक्टर जो कि बहुत जरूरी होता है, वो एक्स फैक्टर टाटा की इस नेक्सन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं वो स्कूल भूकंप से निपटने के लिए कितना तैयार है? एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है कि दिल्ली के आधा से ज़्यादा स्कूल्स में भूकंप से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं है। दिल्ली के 3000 से ज़्यादा स्कूल्स भूकंप जोन में आते हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा अभिभावकों को ये पता ही नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए स्कूल की तैयारी कितनी पुख्ता है। अपनी आंखों के तारों को स्कूल भेजते वक्त हर माता पिता उनकी सुरक्षा की दुआ करते हैं। कहीं स्कूल बस के साथ कोई हादसा ना हो जाए, कहीं रास्ते में कोई बदसलूकी ना हो जाए। उनकी फिक्र होती है कि स्कूल में ग्रिल्स लगे हैं या नहीं, गार्ड्स तैनात हैं या नहीं। लेकिन इसकी तरफ शायद ही किसी का ध्यान जाता है कि अगर भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उससे निपटने के लिए स्कूल कितने तैयार हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राजधानी दिल्ली के आधे से ज्यादा स्कूल भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। दिल्ली एक अर्थक्वेक जोन है, जोन 4 है, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। और ईस्ट दिल्ली खासकर जो जमुना पार जिसको कहते हैं, उस एरिया में क्योंकि एलुवियल सॉइल है, उस वजह से वहाँ पर वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए हमें ये लगता है कि ना कि हम वेट करें कि कोई भूकंप हो, हम अभी से ही कुछ तैयारियां शुरू कर सकें। सही सुना आपने दिल्ली के स्कूलों पर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो है भूकंप का खतरा। दिल्ली के 3000 से भी ज्यादा स्कूल भूकंप जोन में आते हैं, जिसमें पूर्वी दिल्ली के 624 स्कूल तो हाई रिस्क जोन में आते हैं। दिल्ली के कुल स्कूल के 53% पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा है। इतना ही नहीं, दिल्ली के स्कूलों की एक बड़ी संख्या यमुना नदी बाढ़ क्षेत्र में भी आती है, जहां करीब 3,16,000 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के 93% अभिभावकों को पता ही नहीं है कि जिस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर क्या प्लान है। लगता है कि जो अवेयरनेस है पेरेंट्स में खासकर वो बहुत ही लो लेवल पर है। अच्छा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दूं मैं आपको, 1077 दिल्ली की एस्टैब्लिश्ड डिजास्टर हेल्पलाइन है। और हमारा सर्वे ये कहता है कि 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक हमारी डिजास्टर हेल्पलाइन है दिल्ली के लिए, जो कि 24 घंटे अवेलेबल है उनके लिए। स्कूलों के ऊपर मंडरा रहे इस बड़े खतरे से निपटने के लिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी सीड्स ने एक बड़ी योजना तैयार की है। स्कूल में 50 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जहां स्टूडेंट, टीचर और माता पिता को वैसी स्थिति में निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। योजना के तहत 25,000 छात्रों को डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में 40,000 माता पिता और 1,000 टीचर्स को भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली के 300 किलोमीटर की रेडियस में 20 ऐसी कमियां हैं जो भूकंप आने पर बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसको लेकर अब तक दिल्ली के स्कूल प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है। यानी जहां आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, वहां सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।